हेलो बच्चों। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार वीडियोस को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये आज का लास्ट टॉपिक है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ये टॉपिक बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। 2017 का शायद पेपर है जिसके अंदर 4 नंबर का 4 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि 2020 में आ सकता है या फिर हम जब देखेंगे। ऑलराइट, तो टॉपिक में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट है बच्चों आवेशों का संरक्षण, है ना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमने पढ़ा था। प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के बराबर होना चाहिए किसी भी विलगित निकाय का, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसे इंग्लिश के अंदर अगर हम बोलेंगे तो पहले समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा बन रहा था इसलिए मैंने लिखा नहीं इंग्लिश में। आवेशित चालकों को बोलेंगे चार्ज कंडक्टर। संयोजन बच्चों कॉम्बिनेशन होता है। आवेशों का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पुनर्वितरण को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और ऊर्जा हानि आपको पता ही है, एनर्जी लॉस बोलते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी लॉस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स। ठीक है, चलिए तो इतना ही है ये। आप टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक में क्या बोल रहा है वो समझने वाली बात है। डायग्राम को शायद मैं मिटा भी दूं तो ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिएगा। पहले तो डायग्राम को समझिए कि क्या है। इसके अंदर बच्चों पहले 2 चालक हैं आपके पास में, तो हमने बोला 2 चालक ले लेते हैं। एक चालक ए होगा और दूसरा चालक बी मान लिया, और इन चालकों को किसी कुचालक स्टैंड पर रखा गया। कैसे स्टैंड पर रखा गया है? कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ये चालक ए है, ये चालक बी है, और चालकों को आवेश देने पर वो आवेश कहाँ जाता है? तो आंसर है उनकी सतह पर जाता है। ठीक है, फिर चूंकि चालक है तो इनके पास में कुछ न कुछ इसकी धारिता होगी। प्रत्येक चालक की अपनी एक धारिता होती जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और आसपास के माध्यम पर निर्भर करती। तो हमने बोला धारिता पहले वाले की C1 है, इसके पास में विभव V1 है, इसे V1 विभव पर आवेशित किया गया है। कितने आवेश से? तो आंसर है Q1 आवेश से आवेशित किया गया है। दूसरे वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी C2 धारिता है, V2 विभव पर इसे Q2 आवेश दिया गया है। ठीक है, दोनों के पास में अलग अलग विभव पर अलग अलग आवेश है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इन्हें किसी चालक तार से जोड़ देना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? ये चालक गोला A और ये चालक गोला B। ये चालक गोला B है। ठीक है, और इन्हें क्या कर दिया गया है बच्चों? एक चालक तार से, और चूंकि चालक तार है तो प्रतिरोध होगा भी चालक तार का, है ना। ठीक, तो किसी चालक तार से इन्हें क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। जैसे ही इन्हें जोड़ दिया जाए बच्चों, तो आवेश तो वैसे भी सतह पर ही रहेगा, लेकिन आवेश जो है वो पुनर्वितरित होगा। पुनर्वितरित क्यों? तो हम बोलते हैं कि जब भी आप इन्हें जोड़ देते हो चालकों को, तो एक से आवेश दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है ना। एक चालक गोले से आवेश किसके पास में जाएगा? दूसरे चालक गोले के पास में चला जाएगा। लेकिन ये गौर करना बच्चों, आवेशों के स्थानांतरण का उनकी धारिताओं के मान से बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। उनके विभव से भी एक कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि क्या इस आवेशों के पुनर्वितरण से, मतलब एक से दूसरे में आवेश जाने पर क्या धारिता पर कोई प्रभाव पड़ता है? आंसर है धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये बात ध्यान रखें, धारिता जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो क्या इनका क्षेत्रफल चेंज हो गया क्या तार से जोड़ने पर? आंसर है नहीं भाई, गोले तो वैसे के वैसे ही दिख रहे थे। ठीक है, तो इनकी धारिता चेंज नहीं होती है, ना ही आसपास का माध्यम हमने चेंज किया, हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक तार जोड़ दिया था। तो पहला पार्ट ये कि धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर एक से दूसरी पर क्या जाएगा? आवेश जाएगा। तो कौन से गोले से कौन से गोले पर आवेश जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये बात ध्यान रखिएगा,
कोई भी आवेश जो है, ये बात ध्यान में रखिए, धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। आवेशों के स्थानांतरण की दिशा क्या होती है? सदैव एक धनात्मक आवेश जो है वह उच्च विभव से कहाँ की ओर? निम्न विभव की ओर जाता है, और ऋणात्मक आवेश निम्न से उच्च की ओर जाता है। तो यहाँ पर तो हम धनात्मक की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि आवेश जो है वो उच्च विभव से कहाँ की ओर जा रहे हैं? निम्न विभव की ओर जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज करो हमने मान लिया कि V1 का मान ज्यादा है किससे? V2 से। तो आवेश V1 से किसकी ओर जाएंगे? V2 की ओर जाएंगे, V2 वाले भाग की ओर जाएंगे। तो हमने बोला कि आवेश जो है वो A गोले से कहाँ की ओर स्थानांतरित हो गए हैं? B गोले में स्थानांतरित हो गए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर को हमने बताया। ये आवेश कब तक जाते रहेंगे? तो हम बोले कि जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए तब तक आवेश तो जाता रहेगा। भाई विभव समान होने से बाद में फिर आवेश क्यों नहीं जाएगा? ऐसा क्या लॉजिक लगा दिया आपने? तो यहाँ पर ओम का नियम भी आप यूज कर सकते थे। ओम भैया ने क्या कहा था? मैं भैया बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसको मजाक में लेने के लिए, ठीक है? समझो इस चीज को। ओम ने अपने नियम में क्या कहा था बच्चों? ओम वैज्ञानिक ने अपने नियम में कहा था कि किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, या किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य बहने वाली धारा जो है वो किस पे निर्भर करती है? इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर पर निर्भर करती है। ऐसा ही तो है, बहने वाली धारा जो है वो किसके कारण बह रही है? विभवांतर के कारण। विभवांतर मतलब विभव के अंतर के कारण। लेकिन अगर विभव का अंतर था तभी तो धारा बही, तभी तो आवेश बहा। लेकिन अगर विभव का अंतर ही नहीं रहेगा, दोनों विभव ही समान हो जाएंगे, तो ना कोई धारा बहेगी ना कोई आवेश बहेगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखें, आवेश एक से दूसरे गोले तक कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए, और अंततः दोनों गोलों का विभव समान हो जाता है। इस अंतिम विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ये कैलकुलेट करेंगे हम डेरिवेशन में। फिर आवेश चेंज हो चुका है, पहले इसके पास में Q1 था, अब Q1 डैश हो चुका है। इसके पास में Q2 था, अब ये कितना हो चुका है? Q2 डैश हो चुका है। बात समझ में आ गई क्या? इतना था, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए अब काम करते हैं डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो उभयनिष्ठ विभव की कैलकुलेशन के लिए है। उभयनिष्ठ विभव की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी वो समझिए। तो हमने बोला समझना कि ये वाला पार्ट तो पुनर्वितरण से पहले है और ये वाला पुनर्वितरण के पश्चात है। तो पुनर्वितरण से पूर्व, पुनर्वितरण से पूर्व, पुनर्वितरण से पूर्व ए गोले पर आवेश, ए गोले पर आवेश था Q1 और Q बराबर CV होता है बच्चों, ये हमें पता है। तो ये हो जाएगा C1V1, ठीक है? और B गोले पर आवेश कितना होगा? B गोले पर आवेश, B गोले पर आवेश होगा Q2 और ये हो जाएगा C2V2, ठीक है? तो पुनर्वितरण से पूर्व कुल आवेश कितना होगा? पुनर्वितरण से पूर्व निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, ये क्या होगा? Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 क्या है? C1V1 प्लस C2V2, ये तो होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे अपन, ये C2V2। अब अपन बात करते हैं पुनर्वितरण के पश्चात की, कि पुनर्वितरण के पश्चात कैसे काम चल रहा है। तो पुनर्वितरण के पश्चात इस वाले पार्ट, ठीक है? ये पुनर्वितरण से पूर्व, ये पुनर्वितरण के पश्चात। तो पुनर्वितरण के पश्चात ए गोले का आवेश, ए गोले का आवेश, ए गोले का आवेश क्या होगा? तो ए गोले का आवेश हो जाएगा Q1 डैश। Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो CV होता है,
यहाँ पर C1V हो जाएगा, ठीक है। और B गोले का आवेश, B गोले का आवेश क्या हो जाएगा, Q2 डैश, और वो क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा, ऐसा ही है। तो फिर निकाय का कुल आवेश कितना होगा पुनर्वितरण के पश्चात, तो पुनर्वितरण के पश्चात निकाय का कुल आवेश, पुनर्वितरण के पश्चात निकाय का कुल आवेश कितना होगा, जोड़ दो भाई, Q1 डैश प्लस क्या होना चाहिए बच्चों, Q2 डैश। Q1 डैश का मान C1V और Q2 डैश का मान C2V। इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 2। अब देखो, चूंकि निकाय तो वही था, तो इस विलगित निकाय का प्रारंभिक कुल आवेश इसके अंतिम कुल आवेश के या पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। चलो भाई, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से काम करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश। पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश कितना होगा, C1V प्लस C2V बराबर होगा पुनर्वितरण से पूर्व आवेश के, मतलब C1V1 प्लस C2V2। अरे यही तो था, C1V1 प्लस C2V2। इसे मैं Q1 प्लस Q2 भी लिख सकता हूँ, प्रारंभिक आवेश Q1 प्लस Q2 भी था। यहाँ से V को, जिसे हम उभयनिष्ठ विभव कह रहे हैं, उसे कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 बराबर यहाँ पर क्या है, C1V1 प्लस C2V2। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। भाग लगेगा नहीं लगेगा, ये क्या है, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव है ये, ठीक है। और ये पूछते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस उभयनिष्ठ विभव पे। तो एक फॉर्मूला उभयनिष्ठ विभव का ये बन गया, एक और क्या बन सकता है, ये न्यूमेरिकली है, डेरिवेशन के बीच में मत डाल दीजिएगा इसको, इसे साइड में लिख दीजिएगा। C1V1 को प्रारंभिक आवेश Q1 लिख सकते हैं, C2V2 को प्रारंभिक आवेश Q2 लिख सकते हैं। तो ये Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी, ये भी न्यूमेरिकल में यूज होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन के बीच में इसको मत डालिएगा, इसको कभी कॉपी के साइड में लिख दीजिएगा। अभी अपन को जो काम करना है वो डेरिवेशन को फॉलो करना था। तो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है बच्चों, क्या भाई, अपन ने उभयनिष्ठ विभव कैलकुलेट कर लिया। अब अपन को कैलकुलेट करना है कि दोनों गोलों के विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अपन ने काम करना है पहले ए गोले के लिए और फिर दूसरे गोले के लिए, बी गोले के लिए। तो हमने लिखा हमें पता है, हमें पता है क्या भाई, V1 का मान ज्यादा था किससे, V2 से, ये हम मान करके चल रहे थे, पहले ही हमने डिफाइन कर लिया था। अतः ये जो नया विभव आया है जिसे हमने उभयनिष्ठ विभव कहा है, वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो मैं बोला वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। वो V1 से तो कम होना चाहिए और V2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अतः इसे लिखा जाएगा V1 सबसे ज्यादा है, V उससे कम है और V2 सबसे कम है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप इन्हें प्रदर्शित करेंगे। डन। चलिए अब हम बात करते हैं कि ए गोले के विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो हमने लिखा ए गोले के विभव में परिवर्तन, ये अपन को कैलकुलेट करना है ना। ए गोले के विभव में परिवर्तन, तो ए गोले का प्रारंभिक विभव कितना था, V1 था, अंतिम कितना हो गया है, V हो गया है। तो विभव में परिवर्तन क्या होगा, धनात्मक देखोगे, विभव अदिश राशि है, V1 माइनस V। यहां से यहां तक ही तो स्विच हो रहा है, तो ये लिखा जाएगा डेल V1 बराबर V1 माइनस V। और ये इस V का मान कहां से रखेंगे, तुमने बोला समीकरण 3 से V का मान रखने पर, ये आप अपनी थ्योरी में लिखोगे। तो समीकरण 3 से V का मान रखा, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V का मान कितना, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
देखिए लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, लघुत्तम आ गया। अब इसको इससे गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा, V1 ब्रैकेट C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, और जब बाहर माइनस हो तो ये ब्रैकेट चलाया करो एक बार, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में कई बार दिक्कत हो जाती है। और तो खैर आप होशियार है। ओके ऑलराइट, तो ये डेल V1 हमारे पास में है, अभी डेल V1 को सॉल्व करना बाकी है। तो हमने V1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखिए। मैं डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूँ, इस चीज को मिटा रहा हूँ, तो पहले इसे उतार लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसे उतारे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ओके तो काम करते हैं, डेल V1 कितना आ रहा है, तो वो हमने देखा, इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1, C1 V1 प्लस C2 V1, माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस C1 V1 और माइनस का C2 V2, माइनस का C1 V1 और माइनस का C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ऐसा ही है क्या, देखो C1 V1 से C1 V1 कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, ये कुछ ऐसा हो गया, C2 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इसका मतलब मैं C2 को कॉमन ले सकता हूँ, क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, पता चल गया क्या, ये पहले गोले के विभव में परिवर्तन है, ठीक है। चलो इसको तो बाद में देखेंगे, ये पहले गोले के विभव में परिवर्तन, इसे समीकरण नंबर हमने क्या कह दिया, 4। अब पहले गोले के विभव में परिवर्तन मतलब ए गोले के विभव में परिवर्तन कैलकुलेट कर चुके हैं, अब बात करेंगे किसके लिए, बी गोले के विभव में परिवर्तन के लिए। तो हमने लिखा नेक्स्ट बी गोले के विभव में परिवर्तन, बी गोले के विभव में परिवर्तन क्या होगा बच्चों, वो समझिए, उसको देखो, देखो इस चीज को, तो ये हो जाएगा, समझना इस चीज को, हमने लिखा डेल V2, ठीक, ओके वो मैंने मिटा दिया, आपको ऐसा भी इक्वेशन लिखा था ना V1 V और V2, तो हमने ये बोला था कि V1 इज ग्रेटर देन V एंड V इज ग्रेटर देन V2, तो इसका विभव पहले V2 था और अंततः कितना हो गया, V हो गया, ऐसा ही तो है ना, पहले B गोले का विभव V2 था और फिर बाद में कितना हो गया, V हो गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि V बड़ा है और V2 छोटा है, तो विभव में परिवर्तन कैसे देखेंगे, V माइनस V2 देखेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो इसे लिखा जाएगा V माइनस V2, और V का मान कहां से निकालोगे, उभयनिष्ठ विभव तो समीकरण नंबर 3 में अपन ने इंडिकेट कर रखा था यहाँ पर, ठीक है, तो हमने बोला समीकरण 3 से मान रखने पर, मान रखा भाई, डेल V2 कितना है भाई, V का मान याद हो जाना चाहिए, C1 V1 प्लस C2 V2, ये तो था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और माइनस क्या करेंगे, V2 कर देंगे, ठीक है, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2, चलिए काम करो, C1 V1 प्लस C2 V2 मल्टीप्लाई करो, V2 यहाँ आएगा और C1 प्लस C2 इधर आ जाएगा, माइनस अंदर ले जा सकते हो ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2, ऐसा ही होगा, और ये होगा माइनस C2 V2, डन, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, देखिए क्या हो जाएगा, C2 V2 से C2 V2 कैंसिल, आप देखेंगे कि C1 को यहाँ पर क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता था, तो डेल V2 बराबर हो जाएगा, C1 कॉमन लिया, कॉमन लेने पर क्या मिल रहा है, V1 माइनस V2, हाँ V1 माइनस V2 ही, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, C1 प्लस C2, डन क्या, ये समीकरण नंबर क्या कह दिया अपन ने, 5, हमें विभवों में परिवर्तन निकालना था और उनका अनुपात निकालना था,
देखो भाई अब इनका अनुपात क्या आएगा। चलिए तो इतने में ही हो जाएगा। तो हमने लिखा अतः समीकरण 4/समीकरण 5 करने पर, गौर करो, समीकरण 4 में अपन ने निकाला था पहले गोले ए के विभव में परिवर्तन, और समीकरण 5 में निकाला था गोले बी के विभव में परिवर्तन, और इनका अनुपात चाहिए। तो इसमें इसका भाग लगाना है। चलो मैं लिख देता हूं, वैसे आपको देख करके स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये क्या आने वाला है। पता चल रहा है क्या बच्चों? ये चीज देखने से ही स्पष्ट हो जाएगी। कुछ चीज कटती हुई नजर आ रही होगी, आप इक्वेशन को देखते तो ही पता चल जाता ये कट रहा था, है ना। क्या मिल रहा है हमें? C2 डिवाइडेड बाय C1। इसका मतलब क्या है? इसे थ्योरेटिकली लिखेंगे तो इसे कैसा लिखा जाएगा? तो इसे देखो, ये क्या है? विभव में परिवर्तन का अनुपात है, ठीक है। तो हमने बोला कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात गोलों के विभवों में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात, उनकी धारिताओं V1/V2 है तो C1/C2 होगा, है ना। उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। देखो उल्टा है, C1/C2 नहीं, C2/C1, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा? विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। लाइन को जोड़ना सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया? ये यहां तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 के पेपर में, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा पॉइंट है वो है एनर्जी लॉस, ठीक है, ऊर्जा हानि। अब ये पूरा प्रॉपर मैथमेटिक्स है बच्चों, ठीक है। तो मैथमेटिक्स बढ़िया होगी तो ऊर्जा हानि निकल जाएगी। ऊर्जा हानि, देखो नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि ऊर्जा में हानि हो रही है। इसका मतलब पहले वाली ऊर्जा ज्यादा थी, पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा ज्यादा थी, और पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। तो लॉजिक क्या बैठा? प्रारंभिक जो ऊर्जा थी उसमें से अगर अंतिम ऊर्जा को हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी? ऊर्जा हानि मिल जाएगी। तो इस लॉजिक को हमने यूटिलाइज किया, तो ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट अपन बात कर रहे हैं वो है ऊर्जा हानि। अब मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी तो हम आसानी से इसे कर पाएंगे। और फॉर्मूला ऑफ घनिष्ठ विभव का ध्यान रखिएगा। क्या था घनिष्ठ विभव का फॉर्मूला? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना चालू करें। चलिए तो ऊर्जा हानि डायरेक्ट अब लिख देते हैं, ऊर्जा हानि। और ऊर्जा हानि कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने बोला इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि पुनर्वितरण से पूर्व कितनी ऊर्जा थी। पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा कितनी ऊर्जा थी? तो इसकी ऊर्जा, ए गोले की ऊर्जा प्लस बी गोले की ऊर्जा, ऐसे तो है। इसे मैं लिख देता हूं U इनिशियल, और ये पहले गोले की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C1V1 का स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना, CV का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसके लिए धारिता C1 है, विभव V1 है, प्लस दूसरे गोले के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 C2V2 का स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा, इसे U फाइनल लिख देते हैं। तो पहले गोले का ऊर्जा कितना? 1/2 पहले गोले की धारिता C1 विभव V और उसका स्क्वायर, फिर दूसरे गोले की धारिता C2 और उसके विभव और उसका स्क्वायर। ऐसा ही था, अंततः विभव घनिष्ठ विभव भी था। चलिए अब ऊर्जा हानि क्या होगी? अतः ऊर्जा हानि डेल U होता है, और डेल U क्या होगा? U फाइनल में से किसको घटाएंगे? U इनिशियल को घटा देंगे। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए तो U फाइनल कितना था? 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर। डन। माइनस, अब इसको घटाओ,
1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, इसको घटा दिया। चलिए v स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा होगा और 1/2 भी आपको कॉमन दिख रहा होगा। 1/2 तो पूरे के साथ में कॉमन है बच्चों, इसके साथ में इसके साथ में इसके साथ में, तो पूरे के साथ में 1/2 तो कॉमन है। तो हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर डेल u लिखा हुआ है बच्चों, ये होगा 1/2 पूरा कॉमन आ गया। आप समझो, ये डायग्राम थोड़ा सा इस वाले को हटा दे रहा हूं मैं ताकि आसानी से लिख पाऊं। देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पर v स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये यहाँ से v स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बच रहा है C1 प्लस C2, यही बचेगा ना C1 प्लस C2, 1/2 तो कॉमन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में है ना बच्चों ये माइनस जो आ गया, देखो ये वाली चीज लिख रहे हैं तो 1/2 तो पहले ले लिया था अपन ने कॉमन, और जो बच रहा है वो लिख दिया अपन ने, क्या है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये डन है। अब आगे काम करते हैं, डेल u बराबर, देखो एक बार के लिए ये शायद कहीं चूक हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा इशू है अपने पास में, ऊर्जा आने में आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा थी और अंतिम ऊर्जा कम है, तो प्रारंभिक में से अंतिम करना था, ये थोड़ा सा मिसमैच आ गया भाई। हाँ आता बिल्कुल ऊर्जा वैल्यू भी आती, लेकिन फॉर्मूला माइनस का बन जाता बच्चों एंड के अंदर, तो ये u इनिशियल माइनस u फाइनल करना, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो ये वाली टर्म पहले आएगी, ये वाली बाद में आएगी, तो जल्दी से लिख देते हैं इस चीज को। u इनिशियल हमारे पास में क्या था, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस u फाइनल क्या है हमारे पास में 1/2, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। चलिए आप तो ओके, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज होगी ना। चलिए तो ये वाली टर्म्स जो है हमने देखा 1/2 कॉमन ले चुके हैं, क्या मिल रहा है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 तो पहले से कॉमन चल रहा था, है ना। ओके यहाँ पे देखो आपको v स्क्वायर कॉमन दिखेगा, v स्क्वायर को और कॉमन निकालूंगा, 1/2 पहले से कॉमन निकाल लिया है तो अंदर ब्रैकेट में C1 और C2 बचेगा, तो ये v स्क्वायर तो इधर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में C1 प्लस C2 बच रहा है, ठीक है। और ये वैनिष्ठ विभव है बच्चों, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वैनिष्ठ विभव को कैसे सोल्व किया जाएगा, हमें पता है फॉर्मूला, क्या भाई C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही उतार दो, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसको ऐसा का ऐसा रखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही था इसका फॉर्मूला। अब इसका स्क्वायर है बच्चों, वर्ग है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी वर्ग लगा दो, यहाँ पर भी वर्ग लगा दो, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। और ये C1 प्लस C2 पहले से था, ठीक है। चलिए गौर करो, कैंसिल होगा, लघुत्तम ले सकते हैं, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हाथों हाथ सॉल्व कर लो ताकि अपनी स्टेप जो है वो कम हो जाए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैं लघुत्तम ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बनाएं और इसे मल्टीप्लाई करें C1 प्लस C2 से, थोड़ा सा कंजस्टेड है मामला, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मतलब C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब इन दोनों को गुणा करो और 2 से और गुणा कर देना, क्या हो जाएगा C1 C2 V1 V2, मेरे हिसाब से इतनी मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए। और भाग किसका चल रहा है, C1 प्लस C2 का भाग चल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई भी करना है और माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करना है, तो दो काम एक साथ होंगे इस वाले स्टेप के अंदर बच्चों। क्या होगा, C1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको वापस से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, डन हो गया। फिर इसे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं।
ये माइनस का निशान अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस अंदर लेकर जा रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर माइनस का ही C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, और ये माइनस का ही 2C1 C2 V1 V2, और नीचे भाग किसका चल रहा है C1 प्लस C2 का, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, क्या है C1 V1 का होल स्क्वायर देखो ये, और C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, गौर करो C1 C2 इधर C1 C2 इधर और C1 C2 इधर कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने लिखा 1/2 C1 C2 कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर और माइनस का 2V1 V2, बताओ बच रहा है नहीं बच रहा है, और नीचे बाहर किसका जा रहा है C1 प्लस C2 का, ठीक है, और यही क्या है ऊर्जा हानि डेली हुआ, ठीक। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ मैं इसे v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को ये सजेस्ट करें बच्चों एक बार कि अपने दिमाग में सोचो कि इसे v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखना चाहिए या फिर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, क्या लिखें ज्यादा उचित ये होगा बच्चों, वैसे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन उचित ये होगा कि आप इसे v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिखें, क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है कि v1 ज्यादा है और v2 कम है, तो उस रेस्पेक्ट में अपन काम कर सकते हैं, लेकिन होल स्क्वायर है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव की रहेगी, माइनस का आने की कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसको मैं मिटा दूं क्या। तो फाइनल जो पार्ट आ रहा है ऊर्जा हानि का वो समझिए, ये डेल यू है, डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आप गौर करेंगे ये फॉर्मूले में वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं बन सकती, क्यों, पहला कॉन्सेप्ट धारिताएं कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। दूसरा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर है, तो लेट्स सपोज करो v1 का मान 5 है और v2 का मान 2 है, तो ये होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर, चलो ठीक है, लेकिन अगर v1 का मान 2 हो और v2 का मान 5 हो तो माइनस का 3 और माइनस के 3 का वर्ग भी तो धनात्मक ही होता है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ऊर्जा हानि का मान कभी भी ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा, दिमाग में रह जाएगा, क्यों, क्योंकि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता एवं धारिताएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, पहला। दूसरा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि किस स्थिति में ऊर्जा हानि का मान शून्य होगा, कौन सी स्थिति में बच्चों, सोचो, तो हमने बोला कि ये तो जीरो नहीं हो सकती, C1 C2 ये जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि अगर V1 माइनस V2 का मान जीरो हो जाए, इसका मतलब V1 का मान किसके बराबर, V2 के, अगर दोनों चालक गोलों का विभव समान होगा तो ऊर्जा हानि जीरो होगी, बताओ क्यों होगी, दोनों का विभव समान होने पर ऊर्जा हानि क्यों शून्य होगी, फॉर्मूला दिख रहा है इसलिए नहीं, मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ क्यों हुई बच्चों, जब दोनों का विभव ही समान है तो बताओ एक गोले से दूसरे गोले में आवेश जाएगा क्या, चांस ही नहीं है, विभव समान है तो फिर आवेश का स्थानांतरण कैसे कराओगे, पॉसिबल ही नहीं, और जब आवेश एक गोले से दूसरे गोले तक गया ही नहीं तो हानि किस चीज की, समझ रहे हो इस चीज को, तो ये बात ध्यान में रखना, जब दोनों गोलों का विभव समान होता है उस स्थिति में किसी प्रकार के आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होता तो ऊर्जा हानि भी शून्य ही प्राप्त होगी, बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है तो थोड़ा सा तसल्ली रखेंगे हो जाएगा काम अपना, ठीक है, चलिए हाँ वापस से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अभी भी देखता हूँ ना कि 20% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत दुख होता है, चलो जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।